आपके सवालों के जवाबों के साथ। तो होपफुली कल आप सभी के आंसर आप लोगों को मिले होंगे और काफी लोगों के दिमाग में जो शंका और जो एक डाउट भरे सवाल चल रहे थे उनका आंसर आपने पाया होगा। तो आज से फिर इसकी शुरुआत करते हैं शाम 5 बजे, जैसा कि मैंने बोला था कि आज शाम को मिलते हैं, तो उसी के लिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संतोष एम्स ऋषिकेश से, और इसी के साथ लाडली फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र कुमार सर। सो आई रिक्वेस्ट टू सर प्लीज स्पेयर सम फ्यू वर्ड्स फॉर अस। थैंक यू सो मच कामिनी, और आई रियली अप्रिशिएट आपके भी एफर्ट्स, आप सुबह से आज लगे हुए हो कि किस तरीके से हमें मैक्सिमम लोगों तक डॉक्टर संतोष साहब की बात को पहुंचाना है। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू एम्स ऋषिकेश, और एम्स ऋषिकेश के जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि फैमिली मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर रविकांत साहब का भी, कि उन्होंने हमें ये अलाउ किया कि हम जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें होनी चाहिए उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। और कल हम सभी लोगों ने देखा, लगभग सर शाम को जब हम लोगों ने इसका स्टेटस निकाला रिकॉर्डिंग का, तो हमने देखा कि 1800 लोगों ने इस सेमिनार को देखा। कल रात तक का ये स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ। और 1800 लोगों के माध्यम से कितने लोगों को ये स्प्रेड हुआ होगा। और जब मैंने इसके इम्प्रेशन चेक किए तो इट वाज अराउंड 7000 इम्प्रेशन वर ऑन द वीडियोस। सो बहुत अच्छा कल का रिस्पांस रहा, और मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे सवाल हम लोगों को आएंगे। और सवाल सिर्फ इसलिए भी जरूरी हैं, मैं आज ही दिन में कामिनी से बात कर रहा था, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि अगर अर्जुन नहीं होते तो गीता नहीं आती। सो अगर आज आप में से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो डॉक्टर संतोष साहब को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोरोना के विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो किसी मानसिक पीड़ा से में हैं, और वो लोगों से मतलब बातें नहीं करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं, बिल्कुल बातें नहीं करते हैं। तो कम से कम उनके सवालों का जो दौर है वो आपके माध्यम से अगर निकले तो बहुत सारे लोगों तक ऐसी जानकारियां पहुंच जाएंगी जिससे कि आज भी लोग अनभिज्ञ हैं और परेशान हैं और बीमार होते जा रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। कल भी इस बात का जिक्र आया था कि कोरोना से भले ही हम सब लोग शारीरिक रूप से ग्रसित हों या ना हो, संक्रमित हो या ना हो, लेकिन मानसिक रूप से ग्रसित और संक्रमित जरूर हैं। सो ऐसे में ज़रूरी है कि हमें दिमाग से कोरोना निकालना है। हमें लोगों के शरीर में जो कोरोना घुस रहा है उसको तो जब डॉक्टर साहब के पास वो एम्स में आ जाएगा तब, या घर पे ट्रीटमेंट करके या होम आइसोलेशन के थ्रू वो निकल जाएगा। लेकिन ठीक होने के बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी कोरोना दिमाग से नहीं जा रहा है। तो उस कोरोना को दिमाग से कैसे निकाला जाए, और कोरोना को लेकर के जो मिथ बाजार में बिक रही हैं, बाजार में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के थ्रू चल रही हैं, हर व्हाट्सएप पे मल्टीपल मैसेज चल रहे हैं, हीन खा लो, लौंग खा लो, ये खा लो, ये दवाइयां अपने आप ले लो, फेबी फ्लू अपने आप ले लो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, एम्स कई बार कह चुका है कि ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। उसके बावजूद हर आदमी उसकी ब्लैक मार्केटिंग में, ब्लैकमेलिंग में लगा हुआ है। हर आदमी घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख रहा है। तो आप देखिए, जिन लोगों को असल में उन चीजों की जरूरत है वो मार्केट से गायब हो गई हैं, और ये पूरा साइकिल बन गई है जो कि हर व्यक्ति की लाइफ को इफेक्ट कर रही है। जिस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए वो भी अपनी सिफारिशें लगा रहा है कि मुझे हॉस्पिटल बेड चाहिए। 6 दिन पहले एडवांस से अगर उसको जुकाम भी हुआ है तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं पहले हॉस्पिटल में बेड रिजर्व करके रखूं, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। अरे, हमें पहले भी जुकाम होता था, पहले भी खांसी होती थी, पहले भी फीवर आता था, लेकिन हाँ, एक कंसर्न स्टेब्लिश हुआ है कि कहीं वो कोरोना तो नहीं है। तो उसका डर मन में ना बिठाया जाए। कोरोना को कोरोना तब माना जाए जब उसकी रिपोर्ट आ जाए। जब तक कोरोना की रिपोर्ट हमारे हाथ में ना आए तब तक हम उसे कोरोना ना माने, तब तक हम उसे नॉर्मल फीवर माने। बहुत परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर गुलेरिया साहब ने करी कि लोग चेस्ट एक्सरे करा रहे हैं। अब चेस्ट एक्सरे, सॉरी, चेस्ट सीटी करा रहे हैं।
400 एक्सरे के बराबर एक सीटी होता है, और लोग अपने आप जा जा करके लैब्स वालों की जेबें भर रहे हैं कि जी हमारा सीटी कर दो, हमारा सीटी कर दो। कल डॉक्टर संतोष साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि सीटी तब तक नहीं कराना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ना रिकमेंड करें या एक्सरे से काम ना चल पाए। अब रेडिएशन का खतरा लोग अपने शरीर में इतना ले रहे हैं, उनको आज नहीं पता, लेकिन 20 साल बाद जब वो कैंसर के रूप में तब्दील हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये तो जो हमने बिना बात के सीटी कराए थे ये उसका नुकसान है। तो आज के दौर में हम ऐसे कोई भी कदम ना उठाएं जो आने वाले समय में हमारे परिवार का या समाज को उसका भुगतान करना पड़े। उसके लिए ही ये पहल डॉक्टर संतोष साहब के माध्यम से हमने शुरू की है, जिसका नाम है कोरोना से डरो ना। हमने बहुत छोटे में अपनी बात को कहने की कोशिश की है कि डर का मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशंस ना लें। डरना नहीं है मतलब कि बेफजूल की जो बातें जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही हैं, जो फेसबुक पे वायरल हो रही हैं, उनसे हम बचें और एक ऑथेंटिक प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। सस्टेनेबल लिविंग के लिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको अडॉप्ट करें। डॉक्टर्स जो सही माध्यम है, सही जानकारी का एकमात्र स्रोत है, हम उनकी बात को माने रादर देन व्हाट्सएप पे। कई लोगों ने, मैंने देखा कि डॉक्टर्स के झूठे प्रिस्क्रिप्शन पे टाइप कर कर करके दवाइयां लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में ना आए, इन बातों में ना पड़े। इसीलिए हमने डॉक्टर संतोष साहब से विशेष निवेदन किया था कि आपकी एक फेस वैल्यू है, आप स्वयं कम्युनिटी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, आप फैमिली मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, आप कोरोना पे काम कर रहे हैं, आप एम्स जैसी रिप्यूटेड संस्था के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आप अगर कोई बात अपने मुंह से बोलेंगे और लोगों को समझाएंगे तो लोगों के जहन में जाएगी और वो सही जानकारी फिर स्प्रेड होना शुरू होगी, तो बहुत से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सो अगेन आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर संतोष साहब। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर संतोष साहब से कि आज का क्या विषय हम रखने वाले हैं उसको लेकर के एक बार शुरू करेंगे, तो फिर हमारे पास प्रश्न आना शुरू होंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच कामिनी, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष साहब, एंड थैंक यू सो मच ऑल लाडली टीम एंड ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम लाडली फाउंडेशन, देवेंद्र कुमार जी। और कल मुझे लगता है कि हम सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। बहुत सारी बातचीत हमने कल की। आज की बातचीत मैं चाहूंगा कि आपके प्रश्नों से शुरू हो। लगता है कि आप काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि आपके प्रश्न आए, उसी के बाद में कुछ बताऊं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words and for your kind support. एंड जैसे कि हमने कल काफी सारे सवालों का जवाब दिया था और काफी सारे लोगों को इसका क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले हैं। सेशन के बाद में मेरे पास कुछ लोगों के फीडबैक्स आए थे कि दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर देम। सो आई थिंक सो हम काफी बेहतर सब काम कर पा रहे हैं लोगों के लिए आपके सपोर्ट से। तो क्वेश्चंस आना भी हमारे पास शुरू हो गए। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है शेखर झा की साइड से कि his question is that कि which vaccine is better, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। चलिए, प्रश्न जो है वैक्सीन से शुरू हुआ है, तो वैक्सीन के बारे में बात कर लें। दोनों वैक्सीन अच्छी हैं, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी इस बात पर हमें बात नहीं करेंगे। जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एक, जिसे हम बात करते हैं कि एक वेक्टर वैक्सीन है, और जो कोवैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड वायरस के थ्रू mRNA के द्वारा बनी गई है। कोविशील्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन इसमें समझदारी की बात यह है, जो हमें समझना है कि अगर आपको कोई एक वैक्सीन लगती है तो दूसरा भी वैक्सीन वही आपको लगना चाहिए। अभी 18 साल से ऊपर वाले समस्त व्यक्तियों को वैक्सीन के लिए एलिजिबल माना गया है कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति वैक्सीन लगा। तो इसमें हमारे देश की जो युवा शक्ति है, जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से दोनों में से कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हैं। और यह ध्यान रहना चाहिए, जो वैक्सीन आप पहले लेंगे, जिसकी डोज आप पहले लेंगे, अगर आपने कोविशील्ड की डोज पहली ली है तो दूसरी डोज भी आप कोविशील्ड की ही लेंगे। इससे अच्छा कि हम ये अच्छा है और ये अच्छा है इस पर जाएं, बेहतर होगा कि हम कोई भी वैक्सीन लगाएं, लेकिन वैक्सीन अवश्य लगाएं।
Thank you so much, sir. We have one more question from Pooja Singh. Her question is कि उनके father is 63 years और वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। फर्स्ट में को सर वो डायबिटीज भी है, हम उनको नॉर्मल मेडिसिन दे रहे हैं जो आपके कोविड का प्रोटोकॉल है। सर क्या हम फैबीफ्लू जैसी मेडिसिन उनको दे सकते हैं? देखिए, अगर उन्हें वो कोविड पॉजिटिव हैं और अभी भी कोविड पॉजिटिव चल रहे हैं, तो पहली बात तो ये जानना जरूरी होगा कि वो कोविड पॉजिटिव कब आए, और उसके बाद अगर कोविड पॉजिटिव के कौन से चरण में है वो। जैसे हमने कल भी बात की थी और एक बार और बताना चाहूंगा कि कोविड को हम 3 में बांट सकते हैं। पहला 5 दिन जो कि वायरिमिया का फेज होता है, जिसमें वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है और वायरस शरीर के साथ अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। उसके बाद 5 से 10 दिन के बीच में हमारा शरीर उस वायरस के लिए प्रतिक्रिया दिखाता है और इसी 5 से 10 दिन के अंदर निमोनिया होने का भी संभावना रहती है। ये 5 से 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार जो बीमारी है कोविड पॉजिटिव मॉडरेट, माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाता है, और फिर इस 5 से 10 दिनों के बीच में जो शरीर के अंदर जो एक्शन रिएक्शन होता है, प्रतिक्रियाएं होती हैं वायरस, एंटीजन और हमारे शरीर की एंटीबॉडी से, इसके बाद तो 10 से 14 दिन का जो समय होता है वो हाइपर इन्फ्लेमेशन का होता है। इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमारे शरीर में बन जाते हैं, जैसे ARDS आपने नाम सुना होगा, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसमें कि डिस्ट्रेस होने लगता है। ये हाइपर इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया 10 से 14 दिन के बीच में होती है। तो हम वो किस फेज में हैं ये जानना आवश्यक होगा। और जो आपने प्रश्न पूछा कि उसको हम फ्लेविबुर दे दें या फिर हम रेमडेसिविर हो गया, ये एंटीवायरल मेडिसिन है, तो कोई भी मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन आपको घर में देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन देनी है तो आप चिकित्सक से परामर्श कीजिए, हो सकता है उनको एडमिशन की आवश्यकता है। अभी शायद आप लोगों के काफी प्रश्न होंगे, अगर उन्हें उनका SpO2 94 से नीचे है और इसके बाद उनका जो सांस जो है 24 प्रति मिनट से ज्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 24 से ज्यादा है, एवं SpO2 94 से कम है, तभी हम सोचते हैं कि हाँ, अब यह एक स्थिति है जहां पर कि हमें दूसरा कदम उठाना चाहिए, जहां पे हम और दवाइयों के बारे में सोचते हैं, स्टेरॉइड दिया जाए, एंटीकोगुलेंट दिया जाए। तो ऑक्सीजन, स्टेरॉइड, एंटीकोगुलेंट, ये सबसे मेन दवाइयां हैं जिसके बाद हम एंटीवायरल मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे पास और भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। हमारे पास मोनिका बजाज जी का क्वेश्चन है, डज कोवैक्सीन और कोविशील्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द न्यू डबल एंड ट्रिपल वेरिएंट व्हिच इज spreading in India? Is there any study done on it? Yeah, of course. Till now, we do not have much evidences against that these vaccines are being protective for the new variants. लेकिन हाँ, यह वैक्सीन काफी हद तक हमें प्रोटेक्ट तो करती है वायरस से, कोविड वायरस से। कोविड वायरस की जो चेंजेस होते हैं इस वायरस में, जो चेंजेस होते हैं जिसको हम बात करते हैं कि म्यूटेशन की, और जो इसमें जेनेटिक चेंज होते हैं या इसके प्रोटीनियस स्ट्रक्चर में चेंज होता है, कुछ ना कुछ बहुत हद तक इसका जो स्वभाव होता है वो पुराने वायरस की तरह ही होगा, बहुत ज्यादा स्वभाव में चेंज नहीं होता है। तो जो हमारी वैक्सीन जो पहले जो इसके जो ओरिजिनल जो वायरस था जिससे हमारी वैक्सीन बनी हुई है, तो काफी प्रॉपर्टीज इस न्यू वेरिएंट की भी उस पेरेंट जो वायरस है उससे मिलती जुलती है। तो वैक्सीन
ये न्यू वेरिएंट के लिए कितना प्रोटेक्टिव है, ये अभी एविडेंसेस कम हैं, लेकिन हाँ वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। इससे पहले भी जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में जो वैक्सीन लगाई गई थी और जो जीराट्रिक्स में जो वैक्सीन लगाई गई थी, इनमें जो अभी अध्ययन हुआ है, इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, जिन लोगों को लगी हुई है आज के दौर में, वो व्यक्ति कोविड संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोविड के बाद सीरियसनेस और गंभीरता, जिससे कि वो कोविड अस्पताल में भर्ती होते हैं या वेंटिलेटर तक जाते हैं, इसकी संभावना बहुत कम देखी गई है। अर्थात वैक्सीन प्रोटेक्टिव और इफेक्टिव है। Thank you so much, sir, for this answer. We have one more question from Vinit Surana. इनका क्वेश्चन है, is it better to get for HRCT rather than RT-PCR as even in mild or moderate versus an HRCT directs changes even if we believe that person is asymptomatic or a mild COVID case? Absolutely no. Answer is no. HRCT is not a first choice of investigation in a case of COVID-19. If the COVID-19 test is detected negative through RT-PCR, then we can think, but under the prescriptions or under the consultation of doctors. However, I would like to admit something. In the mild and moderate, in mild or asymptomatic COVID-19, if you go through the if you go through the CT scan or HRCT, unnecessarily you are getting exposure. There is no need at all. In fact, you can get some changes. In fact, in a normal CT in a COVID positive person, if you get some normal changes in the lungs, that will not be considered it is a COVID positive. So आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो यह है कि एसिम्प्टोमेटिक भी में नहीं, और अगर कोविड पॉजिटिव किसी व्यक्ति को है तो उसमें भी अगर RT-PCR आपका पॉजिटिव, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज RT-PCR। अगर RT-PCR पॉजिटिव आता है तो उसके बाद HRCT की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं फिर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, HRCT अगर आप कर भी लेते हैं, अगर आप, कुछ लोग अपने मन से चले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अगल बगल डायग्नोस्टिक सेंटर है अपने मन से चले जा रहे हैं, तो एक तो आप अपने आप को जबरदस्ती जो रेडिएशंस है उससे एक्सपोज करा, और दूसरा उस HRCT की फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 5 डेज में अगर आप HRCT कर भी लेते हैं, HRCT फर्स्ट 5 डेज में, CT स्कैन फर्स्ट 5 डेज में कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा, कोई डिटेक्ट नहीं करेगा, आपको कुछ भी नहीं पता चल सकता उससे कि, और नहीं आप डायग्नोसिस इसको कर सकते हैं CT के बेस पे, क्योंकि जो CT स्कैन होता है वो उसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो 5 या 7 दिन के बाद ही है, जब लंग्स में पैथोलॉजी हो जाती है। इससे पहले आप CT से कुछ भी नहीं पता कर सकते। दूसरा यह है कि अगर आपने CT अपने मन से कराया तो उस CT से आपका बहुत ज्यादा रिस्क आपको हो सकता है, रेडिएशन से आप एक्सपोज हो रहे हैं, डायग्नोसिस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किस कंडीशन में हम HRCT करते हैं? अगर आपकी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आई, आपको कोरोना का संक्रमण, जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो हैं, ऐसा लग रहा है कि जितने भी सिम्टम्स है कोविड पॉजिटिव में आ रहे हैं, आप लोगों में भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव है। हमने कल भी बात की थी कि RT-PCR की रिपोर्ट अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो आप पॉजिटिव हैं, अगर नेगेटिव आती है लेकिन आप में वो लक्षण मिलते हैं सब कोविड-19 के, तो इसका मतलब फिर भी हम आपको कंसिडर करेंगे कि आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा 5 दिन, जो प्रारंभ के 5 दिन है वारीमिया के बाद के, वो निकल चुके हैं। आपकी 7 दिन के बाद आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, या आपका जो SpO2 है काफी नीचे जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन के बाद ही आप CT स्कैन
कर सकते हैं, क्योंकि एचआर जो आपका आरटीपीसीआर है अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है, और कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये कोविड है, इन्वॉल्व हो चुका है, तब हम एचआरसीटी करते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अपने मन से डायरेक्ट सीटी स्कैन न करें। बेहतर होगा कि अगर आपको कोई भी समस्या है, अर्थात आप कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और आपके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार है या कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपने आप को आइसोलेट करें और प्रारंभ के 5 दिन आप पूरा एब्सोल्यूट रेस्ट लें, खूब पानी पिए, पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर नहीं है तो आप आइवरमेक्टिन भी ले सकते हैं। लेकिन 5 दिन के बाद ही जब आपके सिम्टम्स काफी वर्स होने लगते हैं, जब जिसे हम बोलते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म स्थापित होने लगता है शरीर के अंदर, साइटोकाइन रिएक्शंस बॉडी के अंदर, अगर सिम्टम्स आपके वर्स होते हैं 5 दिन के बाद, बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं, तब आप चिकित्सक से परामर्श लेके और भी दवाइयां हम उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड, और दूसरा हम एंटीकोगुलेंट्स की भी बात करते हैं। तब जाकर कहीं आप इस डिजीज के साथ सही समय पर, सही वक्त पर, सही समय, यही इस कोविड 19 की जो मैनेजमेंट है इस बीमारी का, इसका मूल, और हम कहेंगे कि जो प्रासंगिक जो इसका इलाज है, ये तभी हम कह सकते हैं कि जब सही समय पर सही ट्रीटमेंट हम लें। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ सवालों की बारिश हमारे लाइव पर चल रही है, तो जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मधु तंवर जी का कि इनकी सिस्टर को फीवर है और उनको किसी भी खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो so as of now we make her isolate, but what should you recommended for her? Okay, if she is having a fever right now, फर्स्ट थिंग यू हैव डन वेरी फैंटास्टिक कि आपने उनको आइसोलेट कर दिया। शायद अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, फीवर है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उनको आइसोलेट कीजिए, खूब पानी पिलाइए, मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसका पालन आप लोग करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि उनका टेस्ट चला गया है, उनको टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज में, तो इस चीज की तो पुष्टि है कि कोविड का जो महत्वपूर्ण सिम्टम है कि टेस्ट का नहीं आना और एनोस्मिया होना, सूंघने की शक्ति का कम होना, इसका मतलब है कि कोविड की ओर इशारा तो है और कोविड हो सकता है। अर्थात अब आपको क्या करना है कि इनका आरटीपीसीआर टेस्ट जितना जल्दी हो सकता है आप कराइए। तब तक आप अपनी फैमिली में अलग से इन्हें एक कमरे में, जिसमें कि अलग से टॉयलेट बाथरूम हो, उसमें रखें। जब भी इन्हें आप सर्विसेज दें या इनके साथ में जाएं, तो जो इनका केयर टेकर हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हो जो कि इनके आसपास जाए, इनका ध्यान रखे, और वो N95 मास्क पहने। घर में जो भी व्यक्ति अगर इनसे मिलने जाता है या कुशल पूछता है, पहले तो एक जाए, अगर कोई दूसरा जाता है वो भी N95 मास्क पहने। दूसरी चीज, घर में वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए। वेंटिलेशन पूरा होने का मतलब यह है कि अगर जो कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट है या आपकी सिस्टर कोविड पॉजिटिव होती हैं, इनके मुंह से या नाक से अगर वायरस छींकने में और खांसने में निकलता है, तो वो वायरस एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि वेंटिलेशन अच्छा होगा तो वायरस पूरे घर से निकल जाएगा। तीसरा, घर में सभी लोग समय समय पर किसी भी वस्तु को या जो कोविड पॉजिटिव मरीज है आपका, उसको छूने में या उसके बर्तनों को अगर वो टच करता है तो बार बार साबुन से हाथ धुलें। इन चीजों का ध्यान आपको रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि पैनिक ना हो। अगर आप अभी से बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, अभी आप बहुत कुछ सोचने लग गए, अर्थात इसका मतलब आपने अपने पैनिक होने के साथ साथ मरीज को भी स्ट्रेस में डाला है, और स्ट्रेस अगर मरीज का बढ़ेगा तो उसके शरीर में वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर पहले से ही शुरू हो जाएंगे और मरीज और ज्यादा टॉक्सिक होने लगेगा, और ज्यादा बीमार वो होने लगेगा। हो सकता है कि जो सिम्टम उसको इस समय नहीं है वो और सिम्टम आएंगे। अगर पेशेंट का कोविड पॉजिटिव आता है तो स्ट्रेस में ज्यादा रहने से, पैनिक ज्यादा होने से यह होगा
कि उनकी जो इन्फ्लेमेटरी जो फेज है और जल्दी पहले शिफ्ट हो सकती है। आपको अभी करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि खूब पानी पिए। दूसरा, उन्हें जो वो खाना खाते हैं अच्छा, तो न्यूट्रिएंट्स जो कि उनके शरीर को मिले, अच्छा भोजन घर का बना हुआ उनको खिलाएं। इसके साथ ही बुखार आता है तो पैरासीटामोल दें। पैरासीटामोल आप 650 मिलीग्राम 4 बार दिन में ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा हूं, आपके पास आइसोलेशन में 2 चीजों का होना आवश्यक है, एक तो थर्मामीटर और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से आप बार बार अपने पल्स जो अपनी मिडिल फिंगर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं, और थर्मामीटर से आप बुखार को नाप सकते हैं कि बुखार कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। 5 दिन जो है, 1 से 5 दिन आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, बुखार आने पर पैरासीटामोल लीजिए। अगर गले में कुछ खिचखिच होता है तो सिट्रिजिन या मॉन्टुलिकास्ट और लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन आता है, वो खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये अब टेस्ट के बाद टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, सपोज आपने आज टेस्ट दिया, कल पॉजिटिव आ गई है, आप आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम आइवरमेक्टिन खाली पेट 3 दिन तक वो दे सकते हैं। विटामिन सी 400 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम विटामिन सी 3 टाइम दिन में वो दे सकते हैं। जिंक का टैबलेट दे सकते हैं। बस हो गया, फुल स्टॉप। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। SpO2 मॉनिटर करते रहें। मैं आपको ये विश्वास दिला, अगर इन्होंने इस बीच रेस्ट किया, खूब पानी पिया, बुखार आने पे पैरासीटामोल लिया और पैनिक नहीं रहे, आराम से इस बीच अच्छी अच्छी मूवी देखें, फोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू हम बात कर सके, इनको कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं लगता कि जितनी बारीकी से आप सवालों का जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल एक इंफॉर्मेटिव तरीके से, इस समय बड़ा मुश्किल है डॉक्टरों से कंसल्ट करना, क्योंकि अभी डॉक्टर्स इतने बिजी हैं हॉस्पिटल्स में कि इतनी बारीकी से कंसल्टेंसी की तो बड़ी ही मुश्किल है कि हमें मिल पाए इस तरह की इंफॉर्मेशन। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो सवाल हम यहाँ पूछ रहे हैं और ये जिन सवालों का जवाब डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं, वो अधिक से अधिक लोगों के तक पहुंच पाए, जो अभी किसी नेटवर्क इश्यू के कारण या कुछ इंफॉर्मेशन ना मिल पाने के कारण इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप उन लोगों तक पहुंचाएं, जैसे कि देवेंद्र सर जो कि फाउंडर है लाडली के, वो पहले भी बोल चुके हैं कि अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो गीता नहीं आ पाती। तो आप लोग भी लोगों के लिए श्री कृष्ण वो अर्जुन बने और उन तक ये सभी जानकारी पहुंचाए। तो ये भी आप खुद घर बैठे भी कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं या फिर लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके का दौर पूरे देश में चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत हमें मानवता की है, ह्यूमैनिटी की है। तो बीइंग अ ह्यूमन और ह्यूमैनिटी को फैलाते हुए इसको आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सर, हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की लड़ी लग चुकी है, तो मैं जल्दी से कोई क्वेश्चन लेती हूँ। आकांक्षा तंवर जी का क्वेश्चन है, सर व्हाट मेजर स्टेप शुड बी टेकन टू रिकवर एट होम इफ देयर इज नो इंटेंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग और इन ऑक्सीजन लेवल? Very nice questions. If there is no intense problem at home level, you came out to be positive. First of all, for a period of 10 days, 10 to 14 days, you are supposed to be relaxed. Well, not supposed to go for a very tedious exercise or very severe exercise. आपको एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में आप 10 दिन तक, 10 दिन मिनिमम, और उसके बाद 7 दिन हम फिर और देखते हैं, अर्थात 14 दिन तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप पानी पीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, हाइड्रेटेड रखिए। जितना अच्छा आप खाना खा सकते हैं उतना अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाना खाने का मतलब यह है ऐसा खाना जो कि आपके लिए सुपाच्य हो, जो खाना आप अच्छी से पचा सकें, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये हो। कोई भी मार्केट में अभी जो भी बात चल रही है कि इम्यून बूस्टर्स हैं या इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें ना लें, हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस हो जाए। कोई भी एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं, कोविड वायरस से होता है, सभी को पता है। कोविड जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, उससे होता है। तो इसमें
एंटीबैक्टीरियल आप क्यों ले रहे हैं? आप कोई भी, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और प्रारंभ के इनिशियल 5 डेज में, प्रारंभ के 5 दिन में आपको खांसी हो, मैं फिर बता रहा हूं, आप सिट्रिजिन ले लीजिए, आपको बुखार आता है, आप पैरासिटामोल लीजिए, आप पानी लीजिए, आप एंटीबायोटिक्स क्यों ले रहे हैं? अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो ये कुछ भी काम नहीं करने वाला। 5 दिन से लेके 10 दिन के बीच, और मैं कहूंगा 7 दिन के बाद, अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं तब, और आपका SpO2 94 से नीचे आ गया है, उसके बाद आपकी पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपका सांस फूल रहा है, तब आप एंटीबायोटिक्स लीजिए, वो भी टेलीमेडिसिन के थ्रू आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। अन्यथा एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं है इस वायरस के इन्फेक्शन में। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि आप आराम से रहिए। 14 दिन के बाद जब आप पूर्णतः रिकवर हो जाती, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है, 10 दिन तक तो हम आपको आइसोलेट करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि आप तभी डिस्चार्ज हम करते हैं आपको हॉस्पिटल से या कहीं से भी कि 3 डे फीवर फ्री हो, अर्थात आपको 3 दिन से कोई भी बुखार नहीं है। अगर आपको 3 दिन से कोई बुखार नहीं है तो आप 11वें दिन आ सकते हैं। अगर 10 दिन के बाद भी आपको हल्का सा बुखार लग रहा है तो आप फिर 3 दिन अपने आप को रखिए, जिससे कि 3 दिन आपका बुखार ना रहे। 10 दिन के बाद भी अगर आपका बुखार रहा चला जाता है, तब भी 7 दिन और अपने आप को अपनी निगरानी में रखना है कि मैं ठीक हूं और कहीं कोई सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रहे, कुछ आ तो नहीं रहे। तो टोटल हमारे पास 17 दिन हो जाते हैं। 17 दिन के बाद आप जब रिकवर हो गए पूरे, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद आप रिस्टोर कीजिए। अगर कोई आपको, हो सकता है इन 17 दिनों में आपको कुछ सिम्टम रहा हो, कुछ खांसी रही है, जुकाम रहा हो, कुछ दर्द रहा हो, तो 17 दिन रिकवर होने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि आइसोलेशन में जब आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप जो सांस की जो एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, वो कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी मूवी देख सकते हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं। आप रेमडेसिविर और ऐसी दवाइयों के बारे में ना सोचें, क्योंकि जितना निगेटिव आप सोचेंगे आपके बॉडी के अंदर उतने निगेटिव प्रतिक्रिया होंगी, और जितना निगेटिव आप सोचेंगे तो क्या होगा, निगेटिव सोचते ही आपके दिमाग में वो निगेटिविटी आएगी और उससे आपके दिमाग में एक स्ट्रेस आएगा, और जैसे ही आप स्ट्रेस में आएंगे तो आपकी बॉडी पैनिक होना शुरू होगा, आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो आपको परेशान करते हैं वैसे ही निकल आएंगे। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और यह समझना है कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये शरीर आपका है और आप इस वायरस को मात दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर 4 दिन बुखार आ रहा है आपको, फिर भी बाहर घूम रहे हैं, फिर भी आप परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती का सीटी कराने जा रहे हैं, तो अर्थात आप अपने शरीर को और पैनिक बना। प्रारंभ के 5 दिन सिम्टम शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि खांसी कब शुरू हुई। आप टेस्ट कभी भी कराएं, आपको पता होना चाहिए कि खांसी कब शुरू हुई, बुखार कब से आया, आइसोलेट कीजिए। अब गिनिए कि 5 दिन हो गया, 5 दिन तक हो, 5 दिन के बाद आपके सिम्टम अपने आप धीरे धीरे कम आने लगेंगे। लेकिन समस्या क्या हो रही है आप लोगों के बीच कि 5वें दिन आप अपने बुखार को भी इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी खांसी को भी इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने शरीर को काफी थका रहे हैं इन 5 दिनों में। उसके बाद जब तक आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक आपको 7-8 दिन वैसे ही हो चुका होता है, शरीर भी थक चुका होता है, फिर आपके जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक पहुंच जाता है, तब परेशानी आती है कि हम फिर हॉस्पिटल को ढूंढें। तो सिम्टम नहीं है, आराम से रहिए, खूब पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, बहुत सीवियर एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है, माइल्ड एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आप आराम से, जिसमें कि शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट न हो, ये आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सो आकांक्षा गॉट हिज हर आंसर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है पंकज कुमार जी की साइड से। उनका किड है वो 4.5 साल के हैं और उन्हें फीवर भी है एंड ही इज हैविंग माइल्ड फीवर एंड उनको पैरासिटामोल ये लोग दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल हो जाता है मेडिसिन के बाद। व्हाट विल बी द रिकवरी टाइम फॉर हिम? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरी पीडियाट्रिशियन से ही बात हो रही थी, बच्चों में भी कोविड हो सकता है। कल मैं किसी लाइव शो में था, मेरे पास यही प्रश्न आया था कि मम्मी और पापा को बुखार है, उनकी 5 महीने की बच्ची है, तो मैंने उनसे कहा कि आप घर में रेस्ट कीजिए
हो सकता है कि ये बुखार कोई दूसरा बुखार भी हो, लेकिन आप ये समझिए कि ये कोविड हो सकता है और अपना टेस्ट दे दीजिए। 2 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है, कहते हैं कि सब पॉजिटिव है, मम्मी भी पापा भी 5 महीने की बच्ची भी। तो शायद कुछ और प्रश्न भी होंगे इस प्रश्न से रिलेटेड, तो मैं उन प्रश्नों का भी जवाब दे देना चाहता हूं। अगर आपकी बच्ची 5 महीने से या 6 महीने से नीचे है, फिर मेरे पास प्रश्न यह आया था कल कि सर मैं बच्चे को कहाँ रखूं, क्या मैं बच्चे को अपने से दूर रखूं? आंसर है नहीं। बच्चे को दूध पिलाएं। अगर माँ पॉजिटिव है तो माँ मास्क पहने, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, हाथ में ग्लव्स रख सकते हैं, मास्क लगा के बच्चे को दूध पिला के ही एक छोटी सी डिस्टेंस वो बना सकते हैं। इतना कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को दूर नहीं करना। दूसरा बात, जो आपने बताया कि 4.5 साल का बच्चा है आपका, उसमें भी कोविड हो सकता है। इस बार बच्चों में भी कोविड के सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उसको पैरासीटामोल दिया है, बहुत अच्छा किया। पैरासीटामोल जो आप दे रहे हैं उसके वेट और हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से दीजिए या एज के हिसाब से ही दीजिए। 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आती है, तो उस हिसाब से आप देंगे। पैरासीटामोल दीजिए। वही बात है, प्रारंभ के 5 दिन में जो भी उसको परेशानी होती है उसके सिम्टम के हिसाब से, गले में दर्द हो रहा है तो लिवोसिट्रिजिन 5 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। अगर खांसी हो रही है तो कफ सिरप दे दीजिए। कफ सिरप में आप अगर सूखी खांसी हो रही है तो प्रोमेक्जिन वाला दे सकते हैं, या कफ सिरप में आप सिंपल क्लोरफेनरामिन, मैलेट और क्या बोलते हैं गुआनाफेसिन, ये सब चीजें आती हैं, सिंपल कफ सिरप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैं वही कहूंगा, खूब खाना खिलाएं, पानी पिलाएं। खाना जो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोटीन युक्त। अगर अंडा खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, चीज है पनीर है तो पनीर खा सकते हैं, अच्छी चीजें। जबरदस्ती का भी खाना नहीं खिलाना है। फ्रूट्स अगर खा सकते हैं तो फ्रूट्स खा सकते हैं, और बच्चे से कहें कि बेटा आराम करो। आगे पीछे आप बच्चों से कहें ना कहें, लेकिन इस समय में प्रारंभ के 5 या 6 दिन जो होते हैं, 5 दिन तक बच्चे से आप कह सकते हैं कि बेटा आप मूवी देख सकते हो। आप कह दीजिए कि बच्चे से आप एक अच्छा सा कोई कार्टून देख लीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा एक जगह पर रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। बच्चे का ख्याल रखिए, परेशान मत होइए। 5 दिन क्रॉस करने के बाद अगर आपको लगता है, आपको ना एक जिसे कहते हैं डेंजर साइन याद रखना है। डेंजर साइन क्या है? बच्चों में जो भी प्रश्न, जो भी व्यक्ति बच्चों के बारे में प्रश्न पूछ रहे होंगे, जिनके बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं या जिनके बच्चों को बुखार आ रहा है, वो सभी लोग ध्यान से सुने। बच्चे की सांस कितनी फूल रही है? अगर डेंजर साइन, जैसे ही बच्चे की सांस फूलती है, अर्थात बच्चे की जो सांस है वो अगर क्या बोलते हैं 40 से ऊपर, जैसे हम बात करते हैं कि बच्चा अगर बहुत छोटा होता है, 2 महीने से नीचे और 2 से लेके 1 साल तक और 1 साल से ऊपर, तो 60, 50 और 40 का हम हिसाब लेते हैं इसमें। तो बच्चे का अगर आपको लग रहा है कि सांस फूल रहा है, जैसे हम लोगों में है, बड़ों में है, अगर हमारा सांस 24 से ऊपर हो गया, खतरे की घंटी है। बड़ों की बात बता रहा हूं। SpO2 94 से नीचे हो गया, खतरे की घंटी है। बच्चों में भी अगर SpO2 94 से नीचे गया, खतरे की घंटी। तो पल्स ऑक्सीमीटर से बच्चे का 2-3 बार नापते रहे। SpO2 95 है, 96 है, आपको कुछ नहीं सोचना है, किसी चीज की बात नहीं सोचनी है, कोई उल्टी चीजें नहीं सोचनी है दिमाग में। बच्चा का बुखार आ रहा है, कोई बात नहीं, पैरासीटामोल से नीचे उतर रहा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे का सांस अगर बहुत ज्यादा फूल, तो बच्चे का सांस जो ये देखा जाता है कि 5 साल के तक का बच्चे की सांस अगर बहुत तेज चल रही है, दूसरा उसका छाती जो पसली है, पसली बहुत तेज चल रही है, फिर SpO2 मॉनिटर करना है, 94 से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये डेंजर साइन है। बच्चे को चक्कर आ रहा है बहुत तेज, बच्चा फीड नहीं कर रहा है, बच्चा लिथार्जिक हो रहा है, लिथार्जिक मीन्स अनकॉन्शियस हो रहा है, खा पी नहीं रहा है, चक्कर आ रहा है उसको, और हम कह सकते हैं कि बच्चा को झटके जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये जितने भी साइन है ये डेंजर साइन है। ऐसे समय में आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन से बात करनी है, बाल रोग विशेषज्ञ से बात करनी है और उनसे परामर्श लेना है। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से हम सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं और होपफुली लोगों के काम की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है।
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है विनीत सुराना जी की साइड से अगेन, एज सीन मैनी माइल्ड और मॉडरेट कोविड केसेस हैविंग मेजर लंग्स डैमेज, व्हाट क्राइटेरिया टू फॉलो ऑल्दो एम्स हैव क्लेम नॉट गो फॉर HRCT? ओके, माइल्ड और मॉडरेट में भी लंग डैमेज हो रहे हैं, ऐसा जो आप बोल रहे हैं कि इसलिए कि माइल्ड को मॉडरेट बनाने की जिम्मेदारी जो है आप सब लोगों की, क्योंकि जब तक बीमारी मॉडरेट में पहुंचती है आप उसको माइल्ड तो कोई व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं है। मॉडरेट जब बीमारी हो जाती है, जब मॉडरेट हो जाता है तब लोग अपना टेस्ट कराने जाते हैं। पहले ना तो टेस्ट कराते हैं कि है नहीं बुखार है ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको पहला सिम्टम आए, आपको बुखार आया या आपको सांस फूलता है या सर दर्द होता है, डायरिया होता है, उस दिन से आप पहला दिन गिनिए और वो पहला दिन से 5 दिन और 5 दिन के बाद, तो पहला दिन जो माइल्ड सिम्टम्स है वो 5 दिन तक रहेगा। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो इनिशियल 5 दिन है, जो छोटे मोटे जो उनको सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स, वो इग्नोर करते हैं, माइल्ड कफ ओ इग्नोर, और दे गेट their test report done after 5 and 6 days. By the time already there is infiltration in the lung, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को रेस्ट भी नहीं दिया, अपने आप को आइसोलेट भी नहीं किया, तो you have now came into the moderate disease itself, and after coming into the moderate then you are going for the test. और जब आपका टेस्ट आता है तो when you get your test report positive, you started counting the first day. When you get your test report RT-PCR positive, you started counting first day. तब आप कहते हैं कि कल ही तो मेरा रिपोर्ट आया था, लेकिन आपको ये पता नहीं कि पिछले 6 दिनों से जो आप अपने सिम्टम को इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करने के बाद आपने टेस्ट भी नहीं कराया, वो 6 दिन कौन काउंट करेगा? तो जो RT-PCR टेस्ट आपका पॉजिटिव जिस दिन आया था वो आपका पहला दिन नहीं है, वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, नाउ यू आर मॉडरेट। तो इसमें तो लंग्स का कोई गलती नहीं है। दैट्स व्हाई what I would like to suggest each and everyone that HRCT is still not an option. If you are RT-PCR positive, so it means you are corona positive. Now you have to take care. You have to monitor SpO2. If SpO2 is coming below 94, second thing, or if your respiratory rate is going beyond 24 per minute, so it means now this is a time when we have to स्टार्ट स्टेरॉइड। मैं आपको फिर एक बार ध्यान से बताना चाहूंगा, स्टेरॉइड का मिसयूज प्लीज प्लीज मत कीजिए। अभी कल ही एक छोटी सी रिपोर्ट आई है कि जो पेशेंट अब भर्ती हो रहे हैं उनमें म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। फंगल इन्फेक्शन, ऐसे सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जो है पैनिक होने के साथ साथ वो पैनिक हो जा रहे हैं और प्रारंभ में ही HRCT तो करा ही रहे हैं, उनसे तो उनको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आएगा। लेकिन स्टेरॉइड भी स्टार्टिंग के जैसे ही बुखार आ रहा है, जैसे ही उनको खांसी हो रही है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं। ये हर किसी के लिए बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में बाद में जन्म लेता है। तो कृपया सबसे विनती है कि स्टेरॉइड को प्रारंभ के 5 दिन में न लें। आपका SpO2 94 से ज्यादा है, आपकी रेस्पिरेशन ठीक है, आपको बुखार भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं लेना है। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, HRCT नहीं करना है। अब कब करना है? 5 दिन पूरे हो गए या आपका SpO2 94 से नीचे आ रहा है, दूसरा आपका सांस जो है 24 से ऊपर गई है, तीसरा अब क्या है कि आपका जो SpO2 जो है वो प्रोनिंग करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि 94 से 93 गया तो आपने शुरू कर दिया, नहीं, उसके बाद आप प्रोन पोजीशन करेंगे। प्रोन में जैसे हमने बताया था, आपको कल भी बताया था कि एक तकिया आपको आगे रखना है और अपने चिन के नीचे, और दूसरा तकिया आपको थाइस के नीचे, और तीसरा तकिया पैरों के नीचे। पेट में कोई तकिया नहीं रखना है और खूब तेजी से सांस खींचनी है। इससे भी जो अचानक 90 या 92 आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग गई है,
अगर आप लगातार 1 या 2 घंटे प्रोनिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपका सामान्य आ जाता है। इस समय आप टेलीमेडिसिन के थ्रू चिकित्सक से भी परामर्श कर सकते हैं। लेकिन अगर SpO2 भी नीचे है, पल्स आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तब हम बात करते हैं स्टेरॉइड की। और स्टेरॉइड में भी आपसे निवेदन है, अगर आपका, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि SpO2 नीचे आ रहा है 93 से, प्रोनिंग के बाद भी वो नीचे ही जा रहा है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा आ रही है, बुखार जो पहले 5 दिन था अब बुखार आपके 101 103 जा रहा है, 101 103 बुखार अकेले अगर है फिर भी आपको अभी आवश्यकता नहीं है, 5 दिन से कम है, नहीं, 5 दिन के बाद अगर आपका बुखार 103 104 जा रहा है पल्स ऑक्सीमीटर में, इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स डेवलप हो रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर बार बार देखिए, हो सकता है आपका 93 से नीचे गया हो, तब आप शुरू कीजिए स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड में भी सबसे पहले अगर 5वें दिन में ही, 5 से 6 दिन में ही आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स कुछ वर्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन SpO2 क्या बोलते हैं, आपका फीवर बहुत ज्यादा गया, 102 103 चला गया, ठीक है, और SpO2 भले ही आपका नॉर्मल लेवल पे है, SpO2 अगर आप कहते हैं कि 93 94 में हैंग कर रहा है, लेकिन फीवर आपका 103 102 था, 5 दिन हो चुका है, 6ठा दिन है आज, आप क्या करेंगे, ब्यूटिसोनाइड जो है 800 माइक्रोग्राम, ब्यूटिसोनाइड ब्यूटिकॉर्ड के थ्रू आता है, तो ब्यूटिसोनाइड का ही आप इनहेलर यूज करेंगे। 800 माइक्रोग्राम के हिसाब से आता है, MDI मीटर डोज के हिसाब से हम इसको लेते हैं, तो उसको लेंगे। वो इनहेलेशन वाले जितने भी स्टेरॉइड होती हैं, वो स्टेरॉइड जो ओरल स्टेरॉइड होती हैं से ज्यादा इफेक्टिव भी होती हैं और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम होता है। ये चीज समझ में आ गया। जो हम भाप के थ्रू जो इनहेल करते हैं स्टेरॉइड, वह स्टेरॉइड उन स्टेरॉइड से काफी अच्छा होता है और इसका साइड इफेक्ट कम होता है। ये आप भाप, अगर आप माइल्ड सिम्टम्स है, मतलब माइल्ड का मतलब सिम्टम्स ठीक ठाक है, बहुत खतरनाक वर्ष नहीं हो रहा है, मॉडरेट के हिसाब से है, तो एक दिन में एक बार 3 से 5 दिन तक ले सकते हैं, अगर ज्यादा लग रहा है तो 2 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पल्स रेट भी बहुत बढ़ गई है, आपका SpO2 और नीचे आ रहा है, तब आप टैबलेट ले सकते हैं। किसकी टैबलेट ले सकते हैं आप? डेक्सामेथासोन की। डेक्सामेथासोन की जो टैबलेट है वो 0.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आती है, अर्थात अगर आपका 60 किलो वेट है तो आप 6 मिलीग्राम खाएंगे। 6 मिलीग्राम, एक दिन की एक टैबलेट, एक दिन की एक टैबलेट 6 मिलीग्राम, कितने दिन तक? 3 से 5 दिन तक। अगर डेक्सामेथासोन आपको नहीं मिल रही है तो आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन आती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से के हिसाब से आती है, अर्थात अगर आपका 60 वजन है तो 30 मिलीग्राम 2 डिवाइडेड डोज में 15 मिलीग्राम सुबह खाइए, 15 मिलीग्राम शाम को खाइए। ये मैं तब बता रहा हूं आपको जब आपका SpO2 बहुत यत्न करने के बाद भी 93 से नीचे आ गया है या 94 से नीचे आ गया है, पल्स रेट बहुत बढ़ी हुई है, फीवर बहुत बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही एक काम और करना है, क्योंकि आपका जब आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे लगातार नीचे आ रहा है, इसी बीच आप ऑक्सीजन सिलेंडर का भी बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हैं, क्योंकि प्रोनिंग के बाद में भी नीचे आ रहा है, अर्थात आपके लंग्स में इंफेक्शन अब पहुंच गया है। अब क्योंकि ऑक्सीमीटर से ना ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ रहा है, इस टाइम में आपको एंटीकोगुलेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। आप एंटीकोगुलेंट्स जो इनॉक्सोप्रिन है, इनॉक्सोप्रिन, इसको भी 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 60 किलो है तो 0.5 के अर्थात 30 मिलीग्राम का इनॉक्सोप्रिन आप सबक्यूटेनियस लगाते हैं। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है कि स्किन को ऐसे उठा के इसके बीच में डालते हैं, स्किन के नीचे, मसल्स में नहीं डालते हैं इसको, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी सीटी कभी, अभी भी सीटी स्कैन तभी कराना है जब डॉक्टर साहब से कहते हैं, सीटी के पीछे मत पड़े। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रियांशु मंजी जी की साइड से। इनका क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन अ कोविड लिव इन वंस बॉडी? Pardon? How long can a COVID live in one's body? How long a COVID lies? Okay.
देयर आर टू फॉर्म, वन इज द एक्टिव और सेकंड इज द इनएक्टिव। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, जैसे मैंने बताया 17 दिन के अंदर ये जो वायरस है आपके अंदर इनएक्टिवेट हो जाएगा। 17 दिन के बाद भी अगर टाइम तक आपके बॉडी के अंदर इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। अगर आप ये कहते हैं जब आपके बॉडी में सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब वायरस है। उसके बाद जो दूसरा फेज आता है कि आप काफी इस फेज के थ्रू गुजरे, काफी इन्फ्लेमेशन हुआ, आपने दवाई खाई, उसके बाद आप रिकवर हो गए। तो आप रिकवर हो गए इसका मतलब वायरस अंदर नहीं है। लेकिन वायरस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर वायरस डेड भी हो गया तो इसके छोटे पार्टिकल्स इधर उधर आपके बॉडी में रहते हैं। तभी हम कहते हैं कि कोविड रिकवर होने के बाद भी आप पॉजिटिव आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कोविड पॉजिटिव आए, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी जो गाइडलाइंस निकाली है कि एक बार अगर आप लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए तो आइसोलेशन में जब आप जाते हैं तो ये प्रूव करने के लिए कि मुझे कोविड है या नहीं है, इसके लिए कोविड टेस्ट दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोबारा भी आप जब आप टेस्ट कराएंगे वो कोविड पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि उसके मरे हुए जो पार्टिकल्स भी अंदर रहेंगे, डीएक्टिवेटेड पार्टिकल्स, वो भी उस रिपोर्ट में आ जाते हैं। रिपोर्ट वो तो आरएनए को टच करता है और पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी पॉजिटिव हैं। तो आपका जो आंसर है वो ये है कि जब तक आपको एक्टिव डिजीज है तब आपके अंदर वायरस है। तो मैक्सिमम वायरस 17 दिन तक रहता है, और अगर आप 17 दिन तक आपकी बॉडी में एक्टिव रह सकता है, तभी हम कहते हैं कि आप 10 दिन अपने आप को देखिए और 10 दिन आप आइसोलेट रहिए, 7 दिन अपने आप का केयर कीजिए। लेकिन अगर इनएक्टिव फॉर्म में आप कहेंगे तो वायरस 3 महीने तक आपकी बॉडी में रह सकता है, क्योंकि इसके जो एंटीबॉडीज हैं ये रहते हैं। तो धीरे धीरे ये वायरस जो 28 दिन के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके बाद ये कह भी नहीं सकते कि 3 महीने दिन तक रह सकता है, पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन वो रहना न रहना बराबर की बात है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। डेड पार्टिकल, डोरमेंट स्टेज भी हम इसको नहीं कह सकते हैं, डेड और डिकेड पार्टिकल्स ऑफ वायरस कैन बी रिमेन इनसाइड योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्ट यू एट ऑल, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन हमारे पास है शेखर झा की साइड से कि N95 मास्क को ज्यादा देर पहनने से कोई डिसएडवांटेजेस है? N95 मास्क को बहुत ज्यादा देर तक पहनने से ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, बशर्ते आप N95 मास्क को पहन के एक्सरसाइज ना कर रहे हो। एक्सरसाइज करते समय, व्यायाम करते समय, योगा करते समय आप मास्क को मत पहनिएगा, क्योंकि उसमें जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और मास्क पहन के वो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। नॉर्मली हम चिकित्सक लोग दिन भर मास्क को पहनते हैं, इनफैक्ट मास्क ही नहीं पीपीई पहनते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मली मास्क के थ्रू, मास्क का स्ट्रक्चर मास्क को ऐसा बनाया गया है कि हम नॉर्मली अगर मास्क के थ्रू जो रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस ले सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप कोई माइल्ड और बहुत तेज एक्सरसाइज ना कर रहे हो, आप आराम से मास्क पहने। और मैं दूसरी भी चीज बताना चाहूंगा, N95 मास्क मेडिकल पर्सन के लिए रखा गया है, क्योंकि कोविड मरीज के इर्द गिर्द ज्यादा रहते हैं, तो हमें भले ही कितने भी कम हमें कुछ परेशानी जरूर होती है कि हमें 24 घंटा अगर किसी को पहनना है, क्योंकि उसके साथ हम रहते हैं, संक्रमण ज्यादा रहता है, तो आप इसलिए डबल मास्क पहन सकते हैं, आप क्लॉथ मास्क पहन सकते हैं। अभी हम डबल मास्क का कॉन्सेप्ट आ गया है कि अंदर से आप सर्जिकल मास्क पहन लीजिए और बाहर से आप क्लॉथ मास्क, जो कपड़े का मास्क है, वो पहन सकते हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मास्क आप डबल मास्क पहनिए या N95 पहनिए या क्लॉथ मास्क पहनिए, उसकी फिटिंग आपके फेस पर टाइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लूज मास्क पहनते हैं कि चारों तरफ से वो लीक हो रहा है या चारों तरफ से उसको खुला हुआ है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच सर। वी हैव वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से इसको फिनिश अप करते हैं। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम खुशी चौधरी की सर, विल देयर बी वन मोर फेज ऑफ कोविड इन नेक्स्ट ईयर? Yeah, still it's very difficult to predict anything, but definitely we have to ready for the if you say this one is the second phase, then definitely we have to be ready for third one, क्योंकि अभी भी वायरस का पीक आया नहीं है जिस पीक में इसको होना चाहिए था, तो डाउनफॉल भी नहीं हुआ है। तो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर और भी बड़ी पीक आ सकती है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। मैं ये कह के डरा नहीं रहा हूँ लोगों को, आप सुरक्षित रहें,
मैं बार बार ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप चाहेंगे तभी वायरस आपके शरीर में एंट्री करेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो वायरस आपके शरीर में एंट्री नहीं करेगा, और कर भी लेगा आपके शरीर में अगर एंट्री, तो आपका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि आप सभी उन तथ्यों को लेके चल रहे हैं जो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है राजवीर सिंह जी की साइड से कि कोरोना होने के बाद हार्ट अटैक आने के चांसेस थोड़े से और बढ़ जा रहे हैं, इज इट ट्रू? कोरोना होने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना होने के बाद नॉर्मल व्यक्ति को भी हार्ट अटैक बढ़ जाएगा, ऐसा कोई अध्ययन अभी मेरे जानकारी में नहीं है कि किसी यंग लोगों को जिसको कि कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है पहले, और वो अगर उसको कोरोना होता है तो उसके बाद कार्डियक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सीवियर कोरोना में जब मैंने बताया था कि 5 से 10 दिन के बीच हमारे बॉडी के अंदर वायरस और हमारी एंटीबॉडीज का रिएक्शन होता है, उस बीच में भी अगर हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं या हमारी बॉडी में साइटोकाइन जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो रिएक्शंस होते हैं वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो 10 से 14 दिन के बीच जो ARDS आता है, क्योंकि ARDS का मतलब अब लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है, इसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो बार बार मैं आज अगर आप इसको लास्ट क्वेश्चन मानते हैं, तब भी मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि आप अपने लक्षणों को पहचानिए और जितनी जल्दी हो सकता है आइसोलेट होइए, खूब पानी पीजिए। आप ये ना सोचें कि अभी तो खांसी हो रही है, कोई बात नहीं, है तो वैसे होगा। इसीलिए मैं बात बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 दिन या और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 से लेके 10 दिन को अच्छी तरह हमने कंट्रोल कर लिया, इसको संभाल गए, तो उसके बाद 10वें दिन के बाद चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जो आपका प्रश्न है, 10 से लेके 14 दिन में मल्टी ऑर्गन फेल्योर, जिसे हम कहते हैं कि काफी क्लॉटिंग अंदर हो गई है, डी डाइमर बढ़ जाता है, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत अधिक बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर जो है जिसे हम बोलते हैं कि स्टॉर्मिंग हो जाती है, साइटोकाइनेस बहुत होने लगते हैं, कि बॉडी क्या है कि जो अपने ही ऑर्गन्स हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं। तो क्या हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, जिसमें कि किडनी भी, हार्ट भी, ये सब इन्वॉल्व हो जाता है। इस टाइम में मायोकार्डाइटिस जिसे हम बोलते हैं, कार्डियक मसल्स भी डैमेज हो जाती है, जिससे कि मायोकार्डाइटिस हो जाती है। इस टाइम में होता है कि कार्डियक मसल्स की डैमेज और मायोकार्डाइटिस होने के रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिकवरी होती है व्यक्ति की, वैसे वैसे ये ठीक हो जाता है। आपके प्रश्न के साथ मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों को हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से ही, प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीजेस हैं, हाँ, अगर उनका कोरोना सीवियर होता है तो उनको दिक्कत जरूर हो सकती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक डिजीजेस है, डायबिटीज है, इन लोगों को हमने हाई रिस्क में रखा है, और इसीलिए इस ग्रुप को हमने वैक्सीनेशन भी दे दिया है। फिर भी ऐसे ग्रुप वाले लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी भी आप हाई रिस्क में हैं। Thank you so much, sir, for your kind support and for your kind informations to all. आई थिंक सो आज यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे, काफी सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर गए हैं, और मैं सभी से अगेन ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि अभी जिस दौर से पूरा देश, पूरी दुनिया गुजर रही है, उन सभी के लिए सबसे पहले तो एक मानवता ही है, एक ह्यूमैनिटी है कि हम सब एक सभी का हाथ थाम कर एक चैन की तरह काम करें और इस इंफॉर्मेशन को भी एक चैन की तरह फैलाएं। तो इन सभी की शुरुआत आप अपने आप से करिए, आप शेयर करिए, दोस्तों से शेयर करवाइए, और ऐसे ही रोजाना शाम को हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने द्वारा अपने द्वारा अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी पहुंचाएं। क्योंकि जैसा हम फिर एक बार मैं बताती हूँ कि अगर अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से सवाल नहीं पूछे जाते तो शायद ये भगवत गीता नहीं होती। तो इसी एक माइंडसेट के साथ, इसी एक थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आप जितने भी सवाल हमारे सामने निकाल कर लाएंगे, उन सभी का सवाल हम आपको देंगे, और शायद आपके सवालों से कुछ लोगों को और हेल्प मिल सके, कुछ लोग और अच्छे से जान पाए जो कि क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं या फिर समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। कल शाम को मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, सेम जगह सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच, और आई एम रियली थैंकफुल टू
डॉक्टर संतोष की आप बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही बारीकी से हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, अच्छे से सुनते हैं, लोगों को इस तरीके से समझाते हैं कि वो बहुत अच्छे से समझे और आगे तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच सर। और कल फिर आपसे मिलते हैं और इस मुहिम को जारी रखते हैं। थैंक यू सो मच।